बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। गाने की आवाज कान फाड़ रही थी, किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। फिर अचानक सिफ्त बीबी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। अरे बावले हो गए हो सब के सब, किसी बात का होश नहीं, बस गाने में ही मगन हो। तो सब एक दूसरे को देखकर खीखी करने लगे। सॉरी सिफत बी। महविश ने सिफत बी के गले में पीछे से बाहें डाल के कहा तो उनका गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। वो सब बस में बैठे बाराती थे और बारात परवेज साहिब के बेटे फहद की थी जो कि लाहौर जा रही थी। सफर जारी था और सबकी शरारतें भी। महविश सबसे आखिरी सीट पे आई। उसके हाथ में सैंडविच की प्लेट थी। हया, उसने हया को खिलाया तो उसने कसमसा के आंखें खोली। लो भाई खा लो वरना सिफत भी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। कि हया भूखी रह गई। उसने मजाक करते हुए कहा, अब क्या करूं, आंख तो लगनी ही थी, सफर भी तो इतना लंबा है। हया ने सैंडविच मुंह में रखते हुए कहा, भाई ये तो किस्मत का खेल है, कोई लाहौर बारात लेके जाता है और किसी की रुखसती सीधी इंग्लैंड होगी। महविश ने हया के कान में कहा तो हया के गाल हया से सुर्ख हो गए। हया फहद की हाला साथ थी। उसका निकाह मामू के बेटे आतिफ से हो चुका था जो कि इंग्लैंड में सेटल थे। मामू का इंतकाल हो गया था। ममानी की जिद थी कि हया और आतिफ की शादी जल्दी हो जाए। हया मास्टर्स कर रही थी, इसलिए उन्होंने निकाह किया और रुखसती हया की पढ़ाई पूरी होने के बाद होनी थी। बारात लाहौर पहुंच गई। लड़की वालों ने अपने बराबर वाले घर में मेहमानों के ठहरने का इंतजाम किया। सब बड़े तो नीचे रुके मगर नौजवानों ने ऊपर के कमरे पसंद किए ताकि मस्तियां करते वक्त वो बड़ों की पहुंच से दूर रहे। वहां पहुंच के सब सफर की थकान उतारने के लिए सो गए। जब एक एक करके सब उठे तो नहा धो के महफिल जमना शुरू हो गई। दोनों तरफ के नौजवान एक दूसरे को चैलेंज कर रहे थे। साथ मजेदार चीजों से तवाज़ो भी हो रही थी। हया नहा के बाहर आई तो उसे छत की तरफ जाती सीढ़ियां नजर आई। छत पे धूप होगी, वहां भाल सुखाती हूँ, उसने सोचा और छत पे आ गई। छत बहुत बड़ी थी और धूप से बड़ी हुई थी। एक तरफ पानी की टंकी बनी हुई थी। धूप में हया अलग ही चमक रही थी। गहरे नीले सूट में उसकी दोतिया रंगत उमड़ पड़ रही थी। उसके सुनहरे भीगे हुए बाल धूप में सोने के तारों की तरह चमक रहे थे। गाल सेब की तरह और सुर्ख होंठ गुलाब की पत्तियां लग रहे थे और धूप से मचलती हुई नीली आंखें जिनके आगे घनेरी पलकों की झालर सी पड़ी थी उसके कपड़ों के रंग में मिल रही थी। सूरज उसके सामने था। उसने अपना हाथ बेख्तियार आंखों के आगे किया। वो आगे हुई तो कोई चीज उसके पैर से टकराई। उसकी आवाज पे उसने नीचे देखा तो वो टीन का कैन था। आंखें थोड़ी आधी हुई तो वो आसपास का इलाका देखने लगी। एकदम हया को अपने पूरे वजूद में बेपनाह तपश का एहसास हुआ। उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। उसका खलक खुश्क होने लगा तो उसने अपनी जुबान अपने होंठों पे फेरी। उसे बड़ी घबराहट हो रही थी। बड़ी मुश्किल से वो नीचे आई। कमरे में आके बिस्तर पे लेट के गहरे गहरे सांस लेने लगी। वो साय की तलाश में इधर आया था और टंकी के नीचे साय में बैठा आंखें बंद किए ऊँग रहा था। खड़खड़ाने की आवाज ने उसकी नींद में खलल डाल दिया था। उसने आहिस्ता से अपनी गहरी सब्ज आंखों को खोला और फिर उसके एक सहर तारी हुआ और वो टिकटिकी बांधे उसी जानिब देखता रहा और देखते देखते उसकी नजर सामने नीचे जाती सीढ़ियों पे ठहर गई। वो उठा और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से नीचे आया और कमरे के दरवाजे पे आके दोनों पैर जमाए देखता ही रहा। शाम होते ही मेहंदी की तकरीब शुरू हो गई। हया पूरी तकरीब में हर एक की निगाहों का मरकज बनी रही। कई खवातीन ने उसके रिश्ते की ख्वाहिश जाहिर की मगर हया तो पहले ही किसी और की हो चुकी थी। हल्के सब्ज रंग के कपड़ों में हया परी लग रही थी। नौजवानों ने मेहंदी की तकरीब को खूब एंजॉय किया। गानों का मुकाबला काफी देर तक जारी रहा मगर आखिर में जीत हया वालों की हुई। हया बच्चों की तरह खुश हो रही थी। वो खामोशी से एक कोने में बैठ गया और टिकटिकी बांधे उसी जानिब देखने लगा। तकरीब खत्म होने के बाद भी किसी का जोश ठंडा नहीं हुआ और सबने रत जगा करके घर सर पे उठाए रखा। बड़ी खवातीन की महफिल एक जगह, मर्द हजरात की गुफ्तगू अपनी जगह जारी थी और नौजवानों की तो बात ही कुछ और थी। सुबह होने से पहले बड़ों ने जबरदस्ती शोर शराबा बंद करवाया क्योंकि अगले दिन शादी थी। शादी में हया ने चूड़ीदार पजामे के साथ
कलियों का घेरेदार फराक पहना, लिबास पहन के वो अपने बालों की चोटी बनाने आई थी। जैसे ही उसने कंघा उठाया, एक जोरदार हवा का झोंका आया और उसके सारे बाल बिखर के रह गए। उसने मुड़ के देखा मगर वहाँ कोई न था। उसने बाल समेट के दोबारा बांधना चाहे तो सारे बाल फिर खुद ब खुद बिखर गए। हया की बड़ी बड़ी नीली आंखों में खौफ छलकने लगा। उसने कंघा फेंका, खुले बालों से नीचे चली गई। खुले बालों में वो ज्यादा हसीन लग रही थी। शादी हो गई। दुल्हन को रुखसत करके उसे घर ले जाया गया जहाँ लड़के वाले ठहरे थे। बड़े तो आराम करने चले गए मगर लड़कियां फिर जागने का शोर करने लगी। अरे लड़कियों, कितने गाने गाओगी, दिल नहीं भरा तुम लोगों का? हया की अम्मी बोली। महविश बोली, खाला जान बस आज रात है हमारे पास, कल तो रवानगी है। वो मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है मगर ज्यादा शोर नहीं करना, आराम करने दो बड़ों को, इतना लंबा सफर तय करना है कल। लड़कियां ढोल लेके छत पे चली गई। चल भाई हया शुरू हो जा। हया तो तैयार थी, झट से ढोल लेके चहकने लगी। वो एक कोने में बैठा अपनी सब्ज आंखों से हया को टिकटिकी बांधे देख रहा था। हया के गोरे हाथों में गहरी सुख मेहंदी रची हुई थी और उन हाथों की थाप मुसलसल ढोलक पे पड़ रही थी। मुसलसल गाने और हंसने से हया के गाल दमक रहे थे। उसका चेहरा गुलाब की तरह सुर्ख था। सारे जहां का हुस्न हया में सिमट आया था। हया को एकदम एक अनजानी सी बेचैनी होना शुरू हो गई। फिर डोल बजाते बजाते उसे शिद्दत से नामालूम तपश का एहसास होने लगा और वो बढ़ते बढ़ते दहकने की हद तक तेज हो गई और वो एक तरफ डलक के बेहोश हो गई। सारी महफिल में शोर मच गया। हया को क्या हुआ? सिफत भी, खाला और हया की अम्मी दूसरी खवातीन के साथ दौड़ के ऊपर आई। सिफत भी ने हया को छुआ तो अंगारे की तरह दहक रही थी और रंगत तपी तपी सी लग रही थी। या अल्लाह मेरी बच्ची, हया की अम्मी घबरा के बोली। हया को कमरे में ले गए। डॉक्टर आया। उसने चेक करके कहा कि नींद ना पूरी होने और थकन से ऐसी कैफियत हो सकती है, इन्हें आराम करने दे और दीगर हिदायत दे के रुखसत हो गया। सब लाइट ऑफ करके चले गए। वो अंधेरे में चलता हुआ हया के पास आया और उसके कदमों में आंखें मूंद के बैठ गया। सुबह हया उठी मगर उसका पूरा वजूद अनजाने बोझ से भारी हो रहा था। गाड़ी में आखिर सीट पर हया के लिए बिस्तर सा बना के लगा दिया। लेटकर हया ने आंखें बंद कर ली। सब बैठ गए मगर गाड़ी स्टार्ट ना हुई। एक दफा, दूसरी दफा, 4-5 दफा मगर वो स्टार्ट ना हुई। सब लोग नीचे उतर आए और आपस में बात करने लगे। लगता है आज रवानगी मुमकिन नहीं। चले मलका आलिया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, आज शायद ना जा सके हम लोग, महविश ने हया से कहा। वो एक एक सीट के नीचे से चलता हुआ हया की सीट के नीचे आके बैठा और उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा। नहीं, मुझे नहीं उतरना, मुझे तो आज ही घर जाना है, हया ने जिद करते हुए महविश को जवाब दिया। हया का ये कहना था कि गाड़ी एकदम से स्टार्ट हो गई। सब जल्दी जल्दी गाड़ी में सवार हुए और गाड़ी रवाना हो गई। हया ने आंखें बंद कर ली तो वो भी अपनी आंखें मूंद के बैठ गया। गाने की तेज आवाज से हया की आंख एक झटके से खुली। आवाज हथौड़े की तरह उसके सर पे लग रही थी। उसने महविश से कलवाया कि आवाज हल्की कर लो मगर लड़के कहाँ सुनने वाले थे। वो सीट के नीचे से हया की आवाज पे निकला। हया उसकी नजरों के सामने थी। हया ने कानों की आवाज से बचने के लिए दोनों हाथ अपने कानों पे रखे हुए थे। उसके चेहरे पे तकलीफ के आसार नुमाया थे। उसे भी खुद तकलीफ का एहसास होने लगा और एकदम गाने बंद हो गए। लड़कों ने बार बार प्लेयर को चेक किया मगर गाने दोबारा प्ले ना हो सके। महविश ने जड़ से कहा, लग गई भाई, हया की बद्दुआ लग गई तुम लोगों को, और सब जोर जोर से हंसने लगे। हया के चेहरे पे मुस्कुराहट आई तो उसके गाल सुर हो गए। उसकी सब्ज आंखों में ठंडक का एहसास उतर आया हया के मुस्कुराते चेहरे को देख के। काफी देर गुजरने के बाद हया ने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी कुछ मीठा है खाने को? हाँ बेटा, मिठाई रखी थी, चलते वक्त दूं? अम्मी जल्दी से बोली। रहने दे अम्मी, मेरा दिल तो रसमलाई का जा रहा है। अच्छा बेटा, आगे अगर मिली तो मैं गाड़ी रुकवा के ले लूंगी। थोड़ी देर के बाद हया को किसी ने हिलाया। हया ने आंख खोली। ये लो रसमलाई। ये महविश की आवाज थी। हया ने रसमलाई ली और मजे से खाने लगी और खा के डिब्बा नीचे फेंक दिया। डिब्बा गायब हो गया। अगर हया उठ के देख लेती कि महविश तो गहरी नींद में है तो उसके होश उड़ जाते। फिर सब घर पहुंचे। बस से उतरते हुए हया ने फहद से पूछा कि रसमलाई किस जगह की थी तो उसने सर पीट लिया। कैसी रसमलाई, क्या ख्वाब में खा पी रही थी? हया उसे मजाक समझी और हंसने लगी। 2 दिन के बाद वलीमा था। हया अब बिल्कुल ठीक ठाक लग रही थी। वलीमे के लिए उसने ब्लैक कलर का नेट का सूट पहना जिसपे शेडेड मोटिव का मैचिंग का काम बना था। काले लिबास में वो अलग ही चमक रही थी। अचानक उसे अपनी आंखें धुंधली सी लगने लगी। उसने आंखें मली मगर कुछ साफ नहीं हुआ। वो पलटी तो जोर से किसी से टकराई। फिर दोनों हाथों ने उसे संभाला। उसने मुंह उठाया तो वहाँ गहरे सब्ज रंग की आंखें थी जो उस पे जमी हुई थी। उन आंखों को देख के हया खुद ब खुद
होश से बेगानी होती होती धर्म से गिर गई। उसे ये भी पता नहीं चला कि उसे किसने थामा और वो फिजा में तैरती हुई आई और बिस्तर पे लेट गई। सिफत भी हया को बुलाने आई तो वो बेहोश थी। उन्होंने पानी के छींटे मार के उसे जगाया। हया ने खौफ से इधर उधर देखा और बेइख्तियार सिफत भी से लिपट गई। यहाँ कोई था सिफत भी? कौन बेटा? उन्होंने प्यार से उसे संभाला। उसकी आंखें सब्ज थी। हया ने बताया, बेटा ख्वाब होगा तुम्हारा, उन्होंने इससे कहा। हया तकरीब में बस थोड़ी देर के लिए गई। तकरीब खत्म हो गई तो हया के घर वाले अपने घर चले गए। दिन गुजरते रहे। हया को अक्सर अजीब सा महसूस होता जैसे वो किसी की नजरों का मुसलसल महवर में है, मगर वहाँ कोई ना होता। कभी आधी रात को उसे एक साया सा अपने ऊपर महसूस होता, मगर लाइट जलाने पे कुछ ना होता। एक दिन उसे अपने तकिए के नीचे मोतिये की कलियां मिली। उसने सबसे मालूम किया, मगर किसी को वो कलियां नजर नहीं आई। कभी कभी जब वो अपने कमरे में आती तो उसकी पसंद की मिठाई मौजूद होती। वो उसे घर वालों का सरप्राइज समझती। किसी से वो इसलिए नहीं कहती कि घर वाले उसका मजाक ना उड़ाएं। हया ने क्लासेस ज्वाइन की। वैसे ही शादी की वजह से उसके काफी लेक्चर्स मिस हो गए थे। हया गाड़ी से उतरकर सहेलियों के पास आई तो उसकी सहेली बोली, क्यों भाई, अब तुम्हारे फालतू में तुम्हारे साथ क्लासेस ले लेंगे? क्या मतलब? हया ने हैरानी से कहा, अभी तो गाड़ी से तुम्हारे साथ एक स्याह बला उतरा है, तुम्हारे साथ साथ चल रहा था। सहेली ने कहा और नीचे इधर उधर देखने लगी। मेरा तो कोई पालतू बिल्ला नहीं, हया ने सादगी से कहा तो वो लड़की हैरान रह गई। वो दरख्त की ऊंची शाख पे बैठा हया को देख रहा था। हया बातें खत्म करके क्लास लेने जाने लगी तो वो भी नीचे उतरा। क्लास में दाखिल होके हया के पैरों में बेंच के नीचे बैठ गया। हया अपनी दोस्त से मिस हो जाने वाले लेक्चर्स के बारे में बात कर रही थी। दोनों को पता न चला कि कब प्रोफेसर साहिब उनके सर पे आ खड़े हुए। आप लोग ऐसा करें, किसी और जगह आराम से बैठकर बातें करें, जहाँ पढ़ाई आप लोगों को डिस्टर्ब ना करे। और हया, इतने दिन के बाद आने के बाद भी आपका ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं। सर्वो शट अप एंड बोथ ऑफ यू आउट ऑफ माय क्लास, प्रोफेसर ने गुस्से से कहा। हया और उसकी दोस्त क्लास से बाहर निकल गई। हया का चेहरा शर्मिंदगी से झुका हुआ था। उसकी नजर हया के चेहरे पे जमी हुई थी। वो अपनी जगह से उठा और क्लास से बाहर निकल गया। लेक्चर खत्म हुआ तो प्रोफेसर साहिब क्लास से निकलकर नीचे जाने के लिए बढ़ने लगे। एक किताब उनके हाथ से फिसल के नीचे गिरी और वो उसे उठा के सीधे हुए तो उन्हें एकदम जोर से धक्का लगा तो वो लुढ़कते हुए नीचे जाते चले गए और आखिरी से ही खत्म होने पे फर्श पे रुक गए। स्टूडेंट्स दौड़ के उनके पास आए। वो बेसुध पड़े हुए थे। सारे में शोर मच गया। वो एक तरफ खड़ा अपनी सुख जुबान होंठों पे फेरने लगा। हया लाइब्रेरी में बैठी नोट्स लिख रही थी। उसे आज ये सारे नोट्स कॉपी करने थे, परसों उन्होंने चेक होना था। हया ने घर में दाखिल होके अपनी अम्मी को आवाज दी, अम्मी जल्दी से मुझे खाना दे दें, फिर मुझे बहुत सारे नोट्स बनाने हैं। अरे भाई, क्या ट्रेन छोटी जा रही है? आराम से खाना खाओ, जब फ्रेश हो जाओ तो काम कर लेना, अम्मी ने जवाब दिया। थोड़ी देर के बाद हया नहाने चली गई और बाहर आके बाल खुश करे बगैर तौलिया लपेटे हुए बेड पे बैठ गई। उसका बैग उसके बराबर में रखा हुआ था। आज तो बस काम ही करना है, उसने खुद से कहा और नोट्स लिखने लगी। लिखते लिखते जाने कब उसे एक झोंका आया और उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके बालों में आहिस्ता आहिस्ता उंगलियां फेर रहा हो। उसके पपोटे बोझ से झुके जा रहे थे। उसने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। सब धुंधला सा दिखाई दे रहा था। बस जो वाज़े नजर आ रहा था वो सब्ज आंखें थी जो उसे नुमाया नजर आ रही थी। गहरी स्याह बहवें, उन आंखों में अजीब सी कशिश थी। हया की आंख एक झटके से खुली। वो एकदम उठ के बैठी। उसका दिल उसके हलक में धड़क रहा था और सुनहरी बाल खुले हुए थे। वो हैरत अंगेज तौर पे सुलझे हुए थे। कमरे में अंधेरा था। उसने टेबल पे रखी घड़ी देखी तो मगरिब का वक्त होने वाला था। मेरे अल्लाह, मैं सो गई थी। सारा वक्त सोने में जाया हुआ। मुझे तो नोट्स, हया ने सामने पड़े नोट्स उठाए तो वो सुन रह गई क्योंकि सारे नोट्स मुकम्मल थे। ये सब कैसे हुआ? क्या मैं नोट्स पूरे लिख चुकी थी और मैं सो गई? उसे याद नहीं आ रहा था। हया, उठ जाओ, मगरिब होने वाली है। ये सिफत बी की आवाज थी। सिफत बी हया की फुप्पो थी। उनके शोहर का इंतकाल हो चुका था। उनकी कोई औलाद न थी। हया उठी मगर उसका ध्यान अब भी नोट्स की जानिब था। दूसरे दिन हया क्लास लेकर जा रही थी कि एक और लड़की उसके बराबर से गुजरी। सीसी आह, हया के बाल उस लड़की के बैग से अटक गए। हया के मुंह से तकलीफ से आवाज निकली, साथ ही आंखों में हल्की सी नमी तैर गई। आई एम रियली सॉरी, लड़की ने जल्दी से बाल बैग से निकालते हुए कहा। वो शर्मिंदा थी और हया से मुआफी मांग रही थी। कोई बात नहीं, हया ने मुस्कुरा के कहा। अगले दिन इस भयानक खबर का चर्चा हर जगह पे था कि नौरीन किचन में चाय बना रही थी। जाने कब उसके बालों ने आग पकड़ी और उसके सारे बाल जल गए।
जो लोग नौरीन से मिलकर आए थे उन्होंने बताया कि उसके बाल ऐसे बुरी तरह जले कि सर की खाल भी उधड़ गई और पल की भवें भी मुतासिर हुई। अल्लाह का शुक्र है कि उसकी जान बच गई। ये वही लड़की थी जिसके बैग से हया के बाल अटके थे। रात को जब हया सोने के लिए बिस्तर पे लेटी तो थोड़ी देर के बाद उसने जैसे ही पैर फैलाए वो उछल के बिस्तर से नीचे कूद गई। उसे लगा कि बिस्तर में कोई नरम नरम सी चीज थी जो कि उसके पैर से टकराई। उसने पूरा कमरा देखा मगर वहाँ कुछ न था। वो दोबारा सोने के लिए लेटी और नींद की वादियों में खो गई। वो आहिस्ता से दबों बेड के नीचे से निकला, बिस्तर पे चढ़कर हया के सरहाने खड़ा होकर उसे सब्ज आंखों से घूरने लगा और चलता चलता उसके पैरों के पास आया और अपना मुंह उसके पैरों से रगड़ने लगा। फिर बैठ के हया के गोरे पैरों के तलवों पे अपनी जुबान चाटने लगा। वो हया के पैर चाटता रहा और हया सोती रही। हया अगर उठ जाती तो खौफ से उसका दम निकल जाता। सुबह हया को घर से निकलते निकलते काफी देर हो गई थी। उसने सिर्फ जूस पिया, ड्राइवर से तेज चलाने के लिए कहा। आज उसका बहुत अहम लेक्चर था। वो पहले ही लेट हो गई थी। यूनिवर्सिटी के गेट के करीब आते ही दो गाड़ियां जोर से आपस में टकराई। कार टकराने से हया का सर जोर से सामने टकराया और ओह की आवाज के साथ ही उसका पूरा सर चकरा के रह गया। उसने हया की आवाज सुनी तो बेचैनी से पहलू बदला। वो सीट के नीचे था। हया के माथे पे सूजन आ गई थी। दूसरी गाड़ी नबील की थी जो कि हया का क्लास फेलो था। उसने बाहर आके हया से बार बार माजरत की। हया ने मुस्कुरा के कहा, कोई बात नहीं, बस क्लास में पहुंच जाए। सारा दिन हया के सर में दर्द रहा। जब वो घर आई तो सभी परेशान थे। दोपहर ने नबील बेकरी से निकल के रोड क्रॉस कर रहा था। उसने दोनों तरफ देखा। एक तरफ से बस आ रही थी जो कि बहुत दूर थी। इतनी देर में नबील सड़क क्रॉस करके नबील जैसे ही रोड के बीच पहुंचा, किसी ने नबील कह के उसे आवाज दी। जब उसने मुड़ के देखा तो वहाँ सिर्फ दो सब्ज आंखें थी। नबील ने सर को झटका तो दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं था। नबील पलटा, उसकी आंखें पट्टी की पट्टी रह गई। बस उसके ऊपर से गुजरती चली गई। नबील का सर बुरी तरह से कुचला गया। उसकी लाश रोड पे पड़ी हुई थी। हया बिस्तर पे सो रही थी। वो चलता हुआ आया, छलांग लगा के ऊपर चढ़ा और घूम के हया के तकिए पे आ गया। उसने अपनी सुख जुबान से हया का सूजा हुआ माथा चाटा। हया को सोते में भी महसूस हुआ जैसे उसके माथे पे अंगारे दहक रहे हों, मगर वो दवा के असर से सो रही थी। जब सुबह उठी तो उसकी हैरत की इंतहा ने आसमान को छुआ, क्योंकि ना तो उसके माथे पे दर्द था और ना ही सूजन या फिर चोट। वो हैरान परेशान सी यूनिवर्सिटी पहुंची तो वहाँ नबील की मौत की इतला मिली। उसे न जाने क्यों सब मसनूई सा लग रहा था, मगर ऐसा क्या था जो उसे चाहकर भी समझ नहीं आ रहा था। शाम में चाय पीने वो अम्मी के पास आई। गरम गरम समोसों की खुशबू ने उसका मूड बदला। वो सिफत भी आज तो मजा आ गया। उसने गरम गरम समोसा तोड़ते हुए कहा। हया का चेहरा दमकने लगा। सिफत भी किचन से आ रही थी तो उनकी नजर उस पे पड़ी। वो टिकटकी बांधे हया की जानिब देख रहा था। सिफत भी उसकी सब्ज आंखें देख के ठटक के रुक गई। उन्हें हया के अल्फाज याद आए, यहाँ कोई था। सिफत भी, उसकी आंखें सब्ज थी। उन्होंने सर को झटका। शबनम को आवाज दी। शबनम उनकी मुलाजमा थी जो केटली से चाय निकाल के हया को दे रही थी। शबनम, चाय देके इस बिल्ले को भगा देना और कपड़े सुखा देना। हया ने पहले उस बिल्ले को देखा, फिर कप की तरफ हाथ बढ़ाया। मुलाजमा से बेदहानी में चाय हया के हाथ पे गिर गई। गरम खोलती हुई चाय गिरने से हया की चीख निकल गई। कमबख्त, देकर काम नहीं कर सकती, अम्मी ने हया को उठाते हुए कहा। शबनम ने पहले शीशी करके उसे भगाना चाहा, मगर वो टच से मसला हुआ। शबनम को पहले ही डांट पड़ चुकी थी। उसने एक लकड़ी उठाई, उसकी कमर पे मारी तो वो तिलमिला के खड़ा हो गया, मगर गया नहीं। शबनम, मत मारो, ऐसे ही भिगाओ। सिफत भी बोली। बड़ा डीठ है, ऐसे नहीं जाएगा ये। शबनम ने उससे भी जोरदार एक जरब उस बिल्ले को लगाई तो बिल्ले ने करा के शबनम को घुरा और छलांग लगा के छत पे चला गया। शबनम धुले हुए कपड़ों की बाल्टी लेकर निकलने वाली थी कि अचानक साबन खुद बाहुद खिसके उसके पैर के नीचे आया और वो एक धमाके से फर्श पे कमर के बल गिर गई। सब लोग भाग के आए। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ जाके पता चला कि वो जिंदगी भर के लिए मासूर हो गई है। घर आके सिफत भी खामोश खामोश सी थी और चारों तरफ नजरें दौड़ा के कुछ देखने लगी। उनके माथे पे फिक्र की गहरी लकीरें थी। हया के पेपर शुरू हो गए थे। ममाने का फोन भी आया था कि पेपर खत्म होते ही वो रुखसती कर लेंगे, रिजल्ट बाद में आता रहेगा। ममानी पेपर खत्म होने से पहले ही आई, जबकि आती तारीख तय होने पे आता। ममानी खाला के घर ठहरी, तैयारियां शुरू कर दी। आखिरी पेपर देके हया ने सुकून का सांस लिया और बिस्तर पर लेट के सो गई। दोपहर का वक्त था। सिफत बीबी जोहर की नमाज पढ़ के लेट गई। उन्होंने ख्वाब में देखा कि हया एक स्याह चादर में बुरी तरह जकड़ी है और निकलने के लिए हाथ पांव मार रही है।
मगर निकल नहीं पा रही और ऊपर दो सब्ज आंखें चमक रही हैं। हया चीखें मारती हुई दूर होती जा रही है और अंधेरे में गायब हो जाती है। एक झटके से उनकी आंख खुली, वो पसीने में शराबूर थी, सांस इंजन की तरह चल रहा था। अल्लाह, इतना भयानक ख्वाब। उन्होंने पानी का ग्लास उठाया, एक सांस में खाली किया, फिर तकिए पे गिरकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। ये आंखें मैंने कहाँ देखी, उन्होंने याद किया। ममानी हालांकि घर वालों को वो अंगूठी दिखा रही थी जिसपे उन्होंने खूबसूरती से हया और आतिफ का नाम लिखवाया था, जो कि डायमंड से जुड़ा हुआ था। भाभी, ये तो बड़ी खूबसूरत है। हाला जान ने खुले दिल से तारीफ करते हुए कहा, हाँ है तो, मगर मेरी हया से ज्यादा नहीं। ममानी ने प्यार भरे लहजे में कहा तो सभी मुस्कुरा दिए। फिर कुछ देर के बाद वो लोग हया की वालदा और सिफत बी से मिलने चले गए। सबने मिलकर अप्रैल की 25 तारीख रुखसती के लिए तय कर दी। ममानी ने हया को अंगूठी पहनाने का इरादा जाहिर किया, मगर उस वक्त सबकी हैरत की इंतहा न रही जब ममानी का पर्स गायब हुआ। हाला समेत सभी गवाह थे कि ममानी पर्स लेकर आई थी। घर जाके बाहर भी देख आया, मगर पर्स का कहीं नामो निशान नहीं था। सिफत भी किसी काम से हया के कमरे के आगे से गुजरी तो उन्हें लम्हे भर के लिए बेड के नीचे दो सब्ज आंखें चमकती नजर आई, जो यकदम अंधेरे में गायब हो गई। उनके कदम वहीं जम के रह गए। शादी में एक हफ्ता रह गया था, मगर आतिफ को लाख कोशिशों के बावजूद फ्लाइट ना मिल रही थी। सिफत बी की सोच का रुख कहीं और जा रहा था। उन्होंने अपने पड़ोसी अख्तर साहिब से किसी अच्छी आमिल का पता करवाया। दूसरे दिन अख्तर साहिब के साथ आमिल साहिब के पास पहुंचे। वहां उन्होंने जाके अपने शक की तस्दीक करना चाही तो आमिल साहिब ने हया की पहनी हुई कमीज मंगवाई और 3 दिन के बाद आने का कहा। ये 3 दिन सिफत बी को 3 सदियों के बराबर महसूस हो रहे थे। चौथे दिन वो गई तो आमिल साहिब उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। बीबी, तुम्हारा शक बिल्कुल दुरुस्त है। एक जिन है जो तुम्हारी बच्ची पे बुरी तरह से आशिक हो गया है। वो साई की तरह उसके साथ रहता है। अगर किसी ने भूले से भी तुम्हारी बच्ची को तकलीफ पहुंचाई तो उसका अंजाम अच्छा ना होगा। और ये भी सुन लो, उसने इस बच्ची को अपने साथ ले जाने का फैसला कर रखा है। ये कह के वो खामोश हो गए। सिफत बी को मुलाजमा शबनम याद आई, जिससे भूले से हया के हाथ पे गरम चाय गिरी। उसके अलावा वो लोगों के साथ क्या क्या हो चुका है ये तो सिफत बी को मालूम नहीं था। सिफत बी बोली, आप कुछ करें, मेरी बच्ची का तो निकाह हो चुका है, उसकी रुखसती नामुमकिन। आमिल साहिब ने उनकी बात मुकम्मल होने से पहले जोरदार आवाज से कहा, नामुमकिन है कि ऐसा हो जाए। शादी तो क्या, वो लड़का इस बच्ची के करीब भी नहीं आ पाएगा। सिफत बी को समझ आ गया कि आतिफ को फ्लाइट क्यों नहीं मिल रही। अब कुछ करें, मेरी बच्ची की जिंदगी खराब हो जाएगी। उन्होंने आमिल साहिब से कहा। हम पूरी कोशिश करेंगे, उन्होंने कहा तो सिफत बी को किसी हद तक सुकून हुआ। आतिफ को शादी से एक दिन पहले की फ्लाइट मिली। सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। सिफत भी खुश हो गई कि आमिल साहिब कामयाब हुए। हया मेहंदी लगा के अपने कमरे में लेटी हुई थी कि एक तरफ से कमरे में धुआं उठने लगा। वो घबरा के उठी। सामने आईने में से कोई धुंधला धुंधला सा साया बाहर आया। उससे जरा फासले पे रुका। वो एक स्याह बिल्ला था जो अपनी सब्ज आंखों से हया को देख रहा था। हया की रूह फना होने लगी। उसने पलट के भागना चाहा, मगर उसके पैर जमीन पे जम गए। उस बिल्ले ने एक कदम आगे बढ़ाया तो वो एक नौजवान में तब्दील हो गया। वो आगे बढ़ा, बेहद भारी आवाज में बोला, जो चीज मुझे पसंद आ जाए वो किसी और की हरगिज नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने तो बस खामोशी इख्तियार की थी सिर्फ आपकी वजह से। वो और आगे आया तो हया को बेहद तपश का एहसास होने लगा। वो फिर बोला, पहल मेरी तरफ से नहीं हुई, मगर जो लोग आपको मुझसे छीन लेने की कोशिश कर रहे हैं वो नादान हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं मेरी ताकत का। उनकी इस हरकत की सजा तो उन्हें लाजमी मिलेगी। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से अंगारे की तरह सुर्ख था। कौन है आप? हया के मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। मैं? उसने अपने सीने पे हाथ रख के जोर से हंसा, फिर बोला, मेरा नाम तनसीर है और मेरा ताल्लुक कौमे जिन्नात से है, यानी मैं एक जिनसादा हूँ। हया के चेहरे पे घबराहट के आसार नमूदार हुए। हया की पलक छिपकते ही वो गायब हुआ। हया गश खा के वहीं देर हो गई। आमिल साहिब अपने आस्थाने में बैठे अमल कर रहे थे। एक चिराग रोशन था, बाकी सिर्फ अंधेरा। अचानक वो चिराग खुद ब खुद बुझा। आमिल साहिब ने कुछ पढ़ा तो चिराग फिर जल उठा। सामने आ, अगर हिम्मत है तो, वो जोर से बोले। लम्हे भर में वो कमरे के बीच आन मौजूद हुआ। उसका सर छत से लग रहा था। ले देख मेरी हिम्मत, आ गया मैं तेरे सामने, उसने लापरवाही से कहा। छोड़ दे इसे, वो किसी और की अमानत है। आमिल साहिब ने उसे मुखातिब किया। वो सिर्फ मेरी है, जिनने मजबूत लहजे में कहा। जिंदगी चाहता है तो चला जा। आमिल साहिब ने उसे ललकारा। वो जोर से हंसा। तू मारेगा मुझे? तुझे शायद मेरी ताकत का अंदाजा नहीं। मेरी छोड़ो, अपनी खैर मना, आमिल साहिब बोले। उसके कहकहों से पूरा साना लरसने लगा। आमिल साहिब ने कुछ पढ़ने के लिए आंखें बंद की तो उस जिन ने मुंह पे फूंक मारी। वो फूंक क्या थी, हवा का तूफान था।
आमिल साहिब उस तूफान का लिपटे गोल गोल घूमने लगे, फिर अनदेखे तमाचे उनके मुंह पे पड़ने लगे। आमिल साहिब के मुंह से खून जारी हुआ, फिर वो फुटबॉल की तरह फिजा में कई की फुट उछलते रहे और जब वो जमीन पे आ गिरे तो रूह आमिल साहिब के जिस्म से परवास कर चुकी थी। उधर हया किसी काम से कमरे में दाखिल हुई तो अंदर आके उसकी निगाह बेड पे पड़ी तो वो सामने मौजूद था। हया पलट के भागी तो दरवाजा धड़ाम से खुद ब खुद बंद हुआ। उसने पूरी ताकत लगा डाली मगर दरवाजा ना खुला। उसे तो सिफत भी ने कहा था कि अब तुम्हें कोई नजर नहीं आएगा, ये कहाँ से आ गया, और एक तावीज भी दिया था गले में डालने के लिए। उसने टटोल के उसे पकड़ना चाहा मगर उसका गला खाली था। वो उसे देख के मुस्कुरा रहा था। हया ने हिम्मत जमा की और जोर से बोली, छोड़ दो मेरा पीछा, मेरा निकाह हो चुका है, चले जाओ यहाँ से। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, ऐसा मुमकिन नहीं। हया को उसकी आंखों से खौफ आ रहा था। जाने ऐसी क्या चीज थी उसकी आंखों में कि हया ने सख्ती से अपनी आंखों को बंद कर लिया। कुछ ही देर गुजरी थी कि बाहर से रोने की आवाजें आने लगी। ये तो अम्मी की आवाज है। हया ने दरवाजा खोला तो दरवाजा आसानी से खुल गया। वो दौड़ के अम्मी के पास आई। अम्मी क्या हुआ? सिफत बी ने बड़ी मुश्किल से उसे बताया कि आतिफ जिस जहाज में सवार था वो क्रैश हो गया। हया को सकता हुआ इस खबर से या आने वाले वक्त से। हया रो रही थी, आंसू उसके गालों पे बह रहे थे। वो बोला, मत रोए आप, कोई आपको मुझसे नहीं छीन सकता। कमरे का दरवाजा एक झटके से खुला। वहाँ सिफत भी थी। मरदूद, दफा हो जा यहाँ से और छोड़ दे मेरी बच्ची को, ये तेरी कभी ना होगी। उसकी सब आंखें शोला उगलने लगी। फिर उसने अपनी जगह से हाथ बढ़ाया। हाथ लंबा होते सिफत बी तक चला गया, उनके सीने पे जाके टिका। सिफत बी को अपना दिल भींचता हुआ महसूस हुआ। बेइंतहा कुर्ब उनके चेहरे पे आया। हया दौड़ के उनके सामने आई। छोड़ दे सिफत बी को, मुआफ कर दे, आप जो चाहेंगे वही होगा। उसकी आंखों में जलते अंगारे एकदम सर्द हो गए। सिफत भी खुद ब खुद अपने कमरे में पहुंच गई। मैं इन्हीं अल्फाज के इंतजार में था, वरना आपको यहाँ से ले जाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उसने हया से कहा। मगर हया तो पत्थर की बनी हुई थी। हया ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, अपने अंजाम से बेपरवाह होके इसका क्या हुआ ये किसी को नहीं मालूम। हया की माँ और सिफत भी उसके गम में इस दुनिया से जा चुकी हैं और हया का घर वीरान पड़ा है। वो जिद्दी जिन जो हया पे आशिक हो गया था, उसने अपनी जिद पूरी करके छोड़ी, या फिर हया की रूह।